Hello everyone and welcome to the channel Rambo Classes. So student, today in this video we are going to start a new chapter. Chapter name is Maurya Empire. क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मौर्य एम्पायर के बारे में। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है एक पिक्चर जिसमें बना हुआ है इंडियन मैप। क्या बना हुआ स्टूडेंट? इंडियन मैप बना हुआ है। इस मैप में जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मौर्य एम्पायर, जो कि चारों दिशाओं पर लगभग जो है इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और मौर्य साम्राज्य के चारों दिशाओं को क्या किया था इन्होंने? एकीकृत किया था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो डिटेल में ज़्यादा बातें ना करते हुए चलेंगे अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे आज 81 को। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? 81 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये हमारी पार्ट नंबर 9 का डिस्कशन होगा। ये हमारा मौर्य पीरियड का लास्ट वीडियो होगा। ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सो लेट गेट स्टार्टेड। देखिए, ये मैंने आपको सब कुछ डिस्कस करवाया हुआ है कई बार, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन में टाइम ना लेते हुए आती हूँ अपने टॉपिक पर और समझाऊंगी क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, एक बार हम रिकॉल कर लेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन को जो मैंने आपको पढ़ाया था 80। ठीक है, एक बार मैं आपको इमेजेस बताऊंगी। देखिए, ये इमेजेस है जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो साम्राज्य था किसका स्थापित नहीं था, मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था मौर्य साम्राज्य जिस दक्षिण के एरिया पर स्थापित नहीं था वो कौन सा? वो था तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु और केरल दक्षिण के ऐसे क्षेत्र थे, ऐसे एरिया से जहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना नहीं हो सकी। बाकी बात की जाए सभी दिशाओं की, इसके साथ साथ पश्चिम में काबुल, कंधार, मकरान, ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करवाई थी। तो यहाँ पर भी क्या हुआ था, इन लोगों का मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मौर्य साम्राज्य के जो सीमा थी वो अपने आप में विस्तृत एरियो को क्या की हुई थी? कवर की हुई थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था काबुल, कंधार, हेरात और मकरांत पश्चिम एरिया जो इधर दिखाई दे रहे हैं, इस तरफ की साइड पर भी किसका साम्राज्य था? मौर्य साम्राज्य राज्य स्थापित किया हुआ था। लेकिन भारत की बात की जाए दक्षिण की, तो दो एरिया जिसमें केरल और तमिलनाडु सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अपने क्वेश्चन को देखते हैं 81 क्वेश्चन को। देखिए एक बार 81 क्वेश्चन हम बात करेंगे, हम एक बार क्या करेंगे, रिकॉल कर लेंगे जो हमने 80 क्वेश्चन पढ़ा था। कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था हमने स्टूडेंट? 80 क्वेश्चन पढ़ा था। तो एक बार डिस्कस कर लेंगे इसको भी। पैता अध्यक्ष, क्या लिखा है स्टूडेंट? पैता अध्यक्ष लिखा हुआ है और इसमें क्या पूछ रहे हैं? पैतवा अध्यक्ष, सॉरी पौतवा अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी था, किसका था? पहले क्या लिखा? धार्मिक क्रियाकलापों का। बी में लिखा है तौल माप का। सी में लिखा है नौकाओं का। और डी में क्या लिखा हुआ है? शिशु कल्याण का। बात की जाए पौतवा अध्यक्ष की, तो पौतवा अध्यक्ष जैसा कि आपको इमेजेस में भी नजर आ रहा है, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि माप तौल जो था, जो मेज़रमेंट का जो अधिकारी था, ठीक है, जो माप तौल किया करता था उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? पौतवा अध्यक्ष। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? पौतवा अध्यक्ष कहा जाता था। इसके साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया था एक ग्रामीण अधिकारी। आपको ध्यान हो तो आपको मैंने पढ़ाया था ग्रामीण अधिकारी। क्या पढ़ाया स्टूडेंट? ग्रामीण अधिकारी पढ़ाया था। तो मैंने आपको ग्रामीण अधिकारी के अंदर एक वर्ड पढ़ाया था, यदि आपको ध्यान हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था आग्रोनोमोई। आग्रोनोमोई पढ़ाया था। तो आग्रोनोमोई क्या था? ग्रामीण अधिकारी था। अब ग्रामीण अधिकारी क्या था? जैसे वर्तमान समय में पटवारी होता है ना, पटवारी वो क्या काम करता है? पटवारी काम करता है खेत का। खेत में क्या? खेत की नाप तौल की। लेकिन ये जो ग्रामीण अधिकारी था मौर्य साम्राज्य के समय का, जो मौर्य साम्राज्य में जो मेगस्थनीज आए थे, मेगस्थनीज मैंने क्या आपको बताया था? सेल्यूकस निकेटर का जो दूत था मेगस्थनीज ने बुक लिखी थी इंडिका। क्या लिखी स्टूडेंट? इंडिका नामक बुक लिखी थी और उस इंडिका में ही अग्रोनोमोई नाम के ग्रामीण अधिकारी, इंडिका में लिख दे रही हूँ यहाँ पर इंडिका। ठीक है, इंडिका। ठीक है, तो अग्रोनोमोई जो है क्या था? एक अधिकारी था। ये किस में बात लिखी गई है? मेगस्थनीज की जो इंडिका पुस्तक में, उसमें ही इस अधिकारी का नाम है अग्रोनोमोई, जो कि ग्रामीण अधिकारी के नाम से वर्णित है। अब ये ग्रामीण अधिकारी क्या था और उसके क्या क्या कर रहे थे? बात की जाए अग्रोनोमोई की, जिसे हम कहते हैं ग्रामीण अधिकारी,
तो इसका कार्य क्या क्या था, नदियों की देखभाल करना, मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथ मैंने बताया था भूमि की नाप तोल होती, जो वर्तमान समय में पटवारी कार्य किया करता है। तो भूमि की नाप तोल का कार्य भी कौन करता था, अग्रोनोमोई करता था। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था जो उस टाइम पर मौर्य काल में जो जलाशय थे, जो तालाब थे जिसके द्वारा पानी पिया जाता था, सिंचाई की जाती थी, उन तालाबों के निरीक्षण और नहरों की देखभाल भी की जाती थी, किसके द्वारा, जो अग्रोनोमोई थे, अग्रोनोमोई जो थे ग्रामीण अधिकारी, उनके द्वारा। इसके साथ मैंने बताया था जो सभी लोगों को पानी ठीक तरीके से मिल रहा है, पानी की व्यवस्था, पीने योग्य पानी था उसकी व्यवस्था ठीक तरीके से गाँवों में है या नहीं, इस बात की भी जो व्यवस्था थी तो किसके द्वारा की जाती थी, वो अग्रोनोमोई के द्वारा की जाती थी। और मैंने आपको बताया था कि शिकारी को क्या किया था, जो आखेटक हुआ करते थे उस पर नियंत्रण किया गया, ठीक है, जिससे जीव हत्या ना हो। और हमने क्या पढ़ा था, मौर्य साम्राज्य के अंदर की जीव हत्या के बारे में हमने पढ़ा, ये बताया था इन्होंने क्या अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। तो बौद्ध धर्म में क्या बताता, बौद्ध धर्म में ये बताता कि जीव हत्या ना की जाए, मोरल वैल्यूज़ जो है क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किए जाएँ। तो जीव हत्या पर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या करा कि जो शिकारियों पर इन्होंने क्या करा, नियंत्रण स्थापित किया, किसने, अग्रोनोमोई ने। ठीक है, इसके साथ साथ क्या किया जाता था, उस टाइम पर लोगों को पुरस्कृत भी किया जाता था और दंडित भी किया जाता था। अच्छे कार्यों के लिए लोगों को उनको प्राइज़ भी दिया जाता था, जिससे वो मोटिवेट हों और अच्छे कार्य करें। उसके बाद में जहाँ दूसरी ओर अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित किया जाता, वहीं दूसरी ओर बुरे कार्यों करने के लिए भी दंड यानी कि पनिशमेंट की व्यवस्था थी। तो ये व्यवस्था उस टाइम किसी न्यायाधीश के द्वारा नहीं, बल्कि अग्रोनोमोई जो ग्रामीण अधिकारी था उसके द्वारा ही की गई थी। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि कर जो वसूलते थे, जो टैक्स जो हुआ करता था, टैक्स वसूलने का कार्य जो था वो भी अग्रोनोमोई के द्वारा किया जाता था। इसके साथ साथ मैंने बताया था भूमि के स्वामित्व संबंधी जितने भी मामले हुआ करते थे उसका निरीक्षण भी इनके द्वारा किया जाता था। इसके साथ मैंने आपको बताया था कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी उसमें इनको क्या कहा गया, जो ग्रामीण अधिकारी है उनको कहा गया अध्यक्ष। क्या कहा गया स्टूडेंट, अध्यक्ष कहा गया। कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो थी उसमें ग्रामीण अधिकारी को अध्यक्ष कहा गया। इसके साथ मैंने आपको बताया था एक वर्ड, उस वर्ड का नाम क्या था, रज्जुक। क्या था स्टूडेंट, आपको ध्यान होगा तो, रज्जुक। रज्जुक में मैंने आपको बताया था जो अशोक के जो शिलालेख थे, क्या थे स्टूडेंट, अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख में ही ये वर्ड मिला है जिसका मतलब क्या था, ग्रामीण अधिकारी। और ग्रामीण अधिकारी क्या कार्य करता था, मैंने आपको सभी कार्य भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेंगे। अग्रोनोमोई जो था मैगनीज की द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम था इंडिका। तो इंडिका के अंदर अग्रोनोमोई को ग्रामीण अधिकारी कहा गया था। ग्रामीण अधिकारी क्या क्या कार्य मैंने आपको अभी विस्तृत में बताया है। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने बताया अध्यक्ष। अध्यक्ष जो वर्ड है ये मैंने बताया आपकी कौटिल्य की बुक, कौटिल्य की पुस्तक का नाम स्टूडेंट क्या था, अर्थशास्त्र। मैं आपको हर बार 10 क्वेश्चन की सीरीज़ में इन सभी की पुस्तकों को बार बार डिस्कस इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको बार बार जब आप मल्टीपल टाइम किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ लर्न हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, कौटिल्य की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, ग्रामीण अधिकारी को अध्यक्ष कहा गया है। क्या कहा गया स्टूडेंट, अध्यक्ष कहा गया है। वहीं दूसरी ओर अशोक के शिलालेख में जो ग्रामीण अधिकारी है उसको क्या कहा गया स्टूडेंट, रज्जुक कहा गया। क्या कहा गया स्टूडेंट, रज्जुक कहा गया, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ बात करें किसकी, इंडिका की। इंडिका किसने लिखी, मैगनीज ने लिखी है। किसने लिखी स्टूडेंट, मैगनीज ने। तो मैगनीज की इंडिका में ग्रामीण अधिकारी को क्या कहा गया, अग्रोनोमोई। क्या कहा गया स्टूडेंट, अग्रोनोमोई कहा गया। तो आप क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को फाइंड आउट करने के बाद, समझने के बाद आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और समझते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 80 पर। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको सही बता दिया कि माप तौल से संबंधित कौन से अधिकारी को क्या क्या कहा जाता है और किस किस साम्राज्य में किस किस अधिकारी को कौन कौन से नाम दिए गए, जैसे कि अग्रोनोमोई, अध्यक्ष और रज्जुक मैंने आपको बताया। इसके साथ हम क्या करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। किस पर स्टूडेंट, हम किसके बारे में क्वेश्चन नंबर 80 पर डिस्कस कर रहे थे, पौतवा अध्यक्ष। आप जब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बात करते हैं स्टूडेंट पौतवा अध्यक्ष की, कि पौतवा अध्यक्ष अधिकारी किसका होता है। तो मैंने आपको बताया पौतवा अध्यक्ष जो अधिकारी होता है माप तौल का होता है। देखते हैं एक बार, आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर।
पौतवा अध्यक्ष जो अधिकारी होता है तो किसका होता है, पौतवा अध्यक्ष मापतौल का अधिकारी होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे देखिए, अर्थशास्त्र के अध्यक्ष का प्रचार अध्याय 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र के जो अध्यक्ष थे उनका प्रचार अध्याय 26 अध्यक्षों का उल्लेख है, यानी 26 प्रकार के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर हैं जिनको कहा गया अध्यक्ष। ठीक है, जो गणिताध्यक्ष है उसका कार्य क्या है, गणिकाओं का अध्यक्ष, यानी काउंटिंग का क्या करना है, करनी जो काउंटिंग होती है उनका जो अध्यक्ष है उससे क्या कहा गया है, गणिकाओं का अध्यक्ष। जो देवता अध्यक्ष है उसको क्या कहा गया स्टूडेंट, उसको कहा गया है धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। क्या कहा गया स्टूडेंट, धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। उसके बाद में क्या है, मुद्रा अध्यक्ष। क्या कहा गया है, दूसरा नाम क्या है, मुद्रा अध्यक्ष, जो किसका है, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष है। आप सभी को पता है पासपोर्ट की आवश्यकता कब पड़ती है, जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। ठीक है, तब पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर 26 प्रकार के क्या हैं, 26 प्रकार के अध्यक्षत्व की बात की गई है, अध्यक्षों की बात की गई है। किसमें बात की गई, अर्थशास्त्र में। तो पहला क्या है, गणिकाओं का अध्यक्ष, उसके बाद में देवता अध्यक्ष और मुद्रा अध्यक्ष। ठीक है, बात की जाए गणिका अध्यक्ष की तो गणिकाओं का अध्यक्ष यानी कि काउंटिंग से रिलेटेड है, गणनाओं का, स्टैटिक्स जिसे बोलते हैं। उसके बाद में क्या है, देवता अध्यक्ष। देवता अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। उसके बाद में क्या है, मुद्रा अध्यक्ष, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो मुद्रा अध्यक्ष की बात की जाए तो मुद्रा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं 81 पर और देखते हैं 81 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पहला क्या लिखा, मौर्य युग में पोता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष है, पोता अध्यक्ष किसका स्टूडेंट, पोता अध्यक्ष की बात की गई है। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पूछने का जो डिफरेंस तरीका है पूछ लिया है। इसमें यहाँ पे काल युग के बारे में पूछ लिया, मौर्य युग के बारे में, मौर्य टाइम पीरियड दे के पूछ लिया इन्होंने, पोजीशन के बारे में कि मौर्य युग में पोतवा अध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था। पहले क्या लिखा स्टूडेंट, राजकीय अध्यक्ष। क्या लिखा है, राजकीय, सही, राजकीय टकसाल। बी में क्या लिखा हुआ, जल परिवहन। सी में क्या लिखा है, तौल माप। और डी में क्या है, स्थल परिवहन। क्या लिखा हुआ है डी में, स्थल परिवहन। दोबारा देखेंगे, मौर्य युग में पोतवा अध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख है, तो राइट आंसर पे आते हैं। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या है। अभी आपको मैंने 80 क्वेश्चन में ये मैंने क्या बताया आपको, रिकॉल कराया है। टेस्टिंग क्वेश्चन की सीरीज़ में ये हमारा पहला क्वेश्चन है 81। राइट आंसर पे चलते हैं। राइट आंसर 81 का क्या है, सी, यानी कि तौल माप मौर्य युग में पोतवा अध्यक्ष का, पोतवा अध्यक्ष विभाग का प्रमुख जो है वो क्या कहलाता है, पोतवा अध्यक्ष कहलाता है। नापतोल का ये क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, आगे समझेंगे क्वेश्चन नंबर 81 को, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 81, जाइए क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित मौर्य वंशी शासकों में किसने केवल कश्मीर पर शासन किया था। मौर्य वंशी शासकों, ये वर्ड पता नहीं क्यों जाता अपना, मौर्य वंशी शासकों में किसने केवल कश्मीर पर शासन किया। पहला क्या है, बृहदत्त। दूसरा क्या है, दशरथ। और सी में क्या है, सप्रांति। और डी में क्या है, जालौक। डी में क्या स्टूडेंट, जालौक है। तो हमने पढ़ा था मौर्य काल का जो एक शासक है इसका नाम था दशरथ। इसके बाद में जालौक जो थे अशोक के पुत्र का नाम था। ठीक है, मैंने आपको बताया था। और बृहदत्त जो था वो कौन था, उन्होंने बौद्ध धर्म का क्या था, वो बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। किसको दी थी, अशोक को दी थी। तो यहाँ पे पूछा हुआ है मौर्य वंशी शासकों में किसने केवल कश्मीर पर शासन किया था। राइट आंसर की बात की जाए, राइट आंसर जो है स्टूडेंट वो क्या है, राइट आंसर पे आते हैं और बताते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है डी। क्या स्टूडेंट, डी जो है राइट आंसर है। मैंने आपको बताया था कि जालौक जो है क्या है, मौर्य वंशी, यानी कि जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी उस वंश से रिलेटेड है, यानी कि क्या है, अशोक के पुत्र हैं। और तो वैसे भी आपको राइट आंसर मिल ही जाता है यदि आप थोड़ी सी ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, बृहदत्त जो थे क्या थे, इन्होंने एजुकेशन दी थी। इसकी मैंने आपको बताया था अशोक को, किसकी, बौद्ध धर्म की। और दशरथ जो थे ये मौर्य शासक थे। ठीक है, तो डी आंसर क्या है 82 का, डी। 82 का राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, डी है। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे।
कलहड़ की जो राज्य तरंगिणी थी, क्वेश्चन ज़्यादा आता है क्वेश्चन कि राजतरंगिणी बुक किसके द्वारा लिखित है। तो राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखित है? कलहड़ के द्वारा। अशोक के पुत्र, देखिए मैंने बताया ना, अशोक के पुत्र जिनका नाम क्या था? जालौक ने कश्मीर पर शासन किया। वह कश्मीर के इतिहास में शैव धर्म के प्रचारक तथा बौद्धों के उत्पीड़क के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये क्या थे? इन्होंने अपने पापा के ने जो धर्म अपनाया था, पिता इनके अशोक, वही वाला धर्म इन्होंने नहीं अपनाया, बल्कि इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? शैव धर्म। और यदि आपको देखना है तो शैव धर्म क्या है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाएंगे और मैंने वहाँ पर धर्म पढ़ा रखा है शैव धर्म के बारे में, तो आप वहाँ पर डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं कि शैव धर्म क्या है। शैव धर्म कहा जाता है जो लोग शिव को मानते हैं, वो शैव धर्म के अनुयायी कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 होता है हमारा कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। स्टूडेंट, आज हमारी मौर्य काल की लास्ट सीरीज़ है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट काल। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड के बाद में पढ़ेंगे। 82 का क्वेश्चन का होता है हमारा कंप्लीट। आगे चलते हैं 82 के आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 82 की इन्होंने बताई हुई एक्सप्लेनेशन। 82 की स्टूडेंट क्या देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए दे रखी है, और बड़ी ही ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन है। सभी एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही एक्सप्लेनेशन यहाँ दी गई है जो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट पूछी जाती है। देखिए, बाण ने क्या लिखा था? बाण ने हर्ष चरित्र लिखी थी। क्या लिखी थी? बाण ने हर्ष चरित्र लिखी थी। हर्ष चरित्र, देखिए पेन में कुछ दिखे तो रुक जाइए हल्का सा। देखिए, बाण ने क्या लिखी स्टूडेंट? हर्ष चरित्र लिखी। और विष्णु पुराण की यहाँ पर बात की गई। विष्णु पुराण दोनों में बृहदरथ की धोखाधड़ी से की गई हत्या का उल्लेख मिलता है। दोबारा देखेंगे, बाण की हर्ष चरित्र और विष्णु पुराण दोनों में बृहदरथ जिन्होंने अशोक को क्या किया? दीक्षित किया था किसमें? बौद्ध धर्म में। तो उसकी बृहदरथ की धोखेबाजी से की गई हत्या का उल्लेख मिलता है। मतलब बृहदरथ को किस षड्यंत्र के तहत मारा गया था, तो उसके बारे में जिक्र कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण में और हर्षचरित्र में। आगे लिखा हुआ है ब्रजभूमिक। क्या लिखा है? ब्रजभूमिक गौशाला के निरीक्षक। ब्रजभूमिक गौशाला के निरीक्षक होते थे जिनका कार्य पशुधन की देख रेख करना होता था। जैसे वर्तमान समय में गायों की जो देखभाल के लिए अलग अलग जगहों पर गायों के लिए जगहें बनाई गई हैं, उनके खान पान से लेकर के सभी तरह की सुविधाओं से जो है फुल है, तो उस ज़माने में हुआ करता था इस तरीके से, तो उसका नाम था ब्रजभूमिक। क्या था? ब्रजभूमिक नाम था। यहाँ पे गौशाला के निरीक्षक होते थे और जिनका कार्य पशुधन की देखरेख करना था। तोसली, क्या स्टूडेंट? तोसली सुवर्णगिरी उज्जैन और तक्षशिला प्रत्येक राज परिवार के राजकुमार के अधीन थे। क्या लिखा है? तोसली सुवर्णगिरी उज्जैन और तक्षशिला प्रत्येक राज परिवार के राजकुमार थे। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? प्रतिवेदक। क्या लिखा है स्टूडेंट? लिखा हुआ है प्रतिवेदक। तो लिखा हुआ है प्रतिवेदक का कार्य था। क्या था स्टूडेंट? प्रतिवेदक का कार्य था। पहला क्या है? राजस्व एकत्रित करना। बी में क्या है? सेना का नेतृत्व करना। सी में क्या है? प्रांतों का शासन करना। और डी में क्या है? घटनाओं की सूचना देना। तो प्रतिवेदक कौन हुआ करते थे? जिनको बोलते हैं रिपोर्टर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिपोर्टर। रिपोर्टर का काम क्या होता है बताइए? जब भाई कहीं पर कोई घटना घटित हो जाती है तो किसे कहते हैं? भाई मीडिया को बुलाओ। मीडिया क्या काम करती है? रिपोर्ट देती है। तो क्या करती है? रिपोर्टर होती है। तो रिपोर्टर मीन्स में क्या होता है? घटनाओं की सूचना देना। क्या होता है स्टूडेंट? घटनाओं की सूचना देना। तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? प्रतिवेदक का, यानी कि 83 का राइट आंसर जो है क्या है? डी। 83 का राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? डी है। एक बार एक्सप्लेनेशन को भी समझते चलते हैं। देखिए, प्रतिवेदक का कार्य घटनाओं की सूचना देना। घटनाओं की सूचना देना अर्थात जनता की बात राजा तक पहुंचाने वाला अधिकारी हुआ करता था, जिसको प्रतिवेदक कहा जाता था, जिसको वर्तमान समय में रिपोर्टर बोलते हैं। इसका उल्लेख जो है छठे शिलालेख में मिलता है। किसमें मिलता है स्टूडेंट? छठे शिलालेख में। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा? प्रादेशिक और रज्जुक युक्त का उल्लेख तीसरे बिलेख में मिलता है। अभी हमने क्या पढ़ा था? रज्जुक क्या था? एक ग्रामीण अधिकारी था जो गांव की सभी सुविधाओं की जो जिम्मेदारी थी
ज़मीन की नाप तोल जो वर्तमान समय पटवारी करता है। ग्रामीण जो जनता थी उसके लिए पानी की व्यवस्था, इसके साथ साथ शिकारियों को रोकना, राजस्व एकत्रित करना, लोगों को पुरस्कृत करना, उनको दंड देना, राजस्व लेना, ये सभी प्रकार के जो कार्य थे जो कौन क्या करते थे, राजुक क्या करते थे, रज्जुक। ठीक है। अशोक के जो शिलालेख थे उसमें लिखा हुआ था उनको ग्रामीण अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। और जो मैगस्थनीज की जो इंडिका थी उसमें क्या कहा गया था, उनको अग्रनोमोई कहा गया था। मैंने अभी आपको पढ़ाया था। इसके साथ साथ मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि उनको जो है क्या कहा गया था, अध्यक्ष भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अध्यक्ष भी कहा जाता था। अर्थ अध्यक्ष कब कहा जाता था कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र था, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें क्या कहा जाता था, अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है। तो तीनों नाम अलग अलग थे, अभी मैंने आपको समझाया। आगे देखिए क्या लिखा, इति खाजा। इति खाजा ये क्या है, महामात्य स्त्री, महामात्र स्त्रियों की देखरेख करने वाली अधिकारी थी। इसका उल्लेख जो है 12वें दीर्घ शिलालेख में। 12वां जो है, कई सारे शिलालेख हैं तो 12वां जो है क्या, ये दीर्घ शिलालेख है। आगे क्या लिखा हुआ है, अशोक के समय जनपद का मुख्य अधिकारी जो है वो कौन था, रज्जुक था। देखिए दोबारा ये चीज़ आ गई। और दीवानी जो न्यायालय था उसका जो मुख्य अधिकारी था, मुख्य जो न्यायाधीश था, उसे क्या कहा जाता था, व्यवहारिक। क्या कहा जाता था उसको, व्यवहारिक कहा जाता था। दोबारा देखेंगे एक बार इसी को, ये क्या है, अपने आप में इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। देखिए एक बार, प्रतिवेदक का कार्य क्या होता था, घटनाओं की सूचना देना, अर्थात जनता की बात राजा तक पहुंचाने वाले अधिकारों को कहा जाता था प्रतिवेदक, जिसे वर्तमान समय में रिपोर्टर कहा जाता है। रिपोर्टर का कार्य क्या होता है, घटनाओं की सूचना देना और घटना जो हो रही है उसको, घटनाओं को क्या करना, राजा तक पहुंचाना ताकि आगे और घटना ना हो। ठीक है। आगे समझेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रादेशिक रज्जुक युक्त का उल्लेख जो है तीसरे बिल्ले की मिलता है। ये आपको ध्यान रखना कौन कौन से बिल्ले की बात हो रही है, यहाँ पे तीसरे बिल्ले की बात हो रही है। इति खाजा महामात्र स्त्रियों की देखरेख करने वाला जो अधिकारी था उसका उल्लेख जो है 12वें दीर्घ शिलालेख में मिलता है। अशोक के समय जनपद का मुख्य अधिकारी जो कौन था, रज्जुक। और दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, व्यवहारिक। अशोक के समय जनपद का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था, रज्जुक, मैंने आपको बताया था। और रज्जुक, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि रज्जुक जो ये वर्ड था वो अशोक के टाइम, अशोक के शिलालेख से पता चला कि जो ग्रामीण जो अधिकारी था उसको रज्जुक कहा गया, अशोक के शिलालेख से पता चला। इसके साथ मैंने बताया आपको चंद्रगुप्त कौटिल्य की जो पुस्तक थी जिसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र में ग्रामीण अधिकारियों को अध्यक्ष कहा गया। इसके साथ मैंने आपको बताया कि जो अध्यक्ष था, कौटिल्य की जो बुक थी उसमें अध्यक्ष कहा गया ग्रामीण अधिकारी को, और रज्जुक कहा गया ग्रामीण अधिकारी को अशोक के शिलालेख में। और मैगस्थनीज की जो इंडिका थी उसमें आग्रोनोमोई कहा गया था। आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था आग्रोनोमोई जो था ये भी क्या था, ये ग्रामीण अधिकारी ही था। और ये ग्रामीण अधिकारी कैसा था, ये ग्रामीण अधिकारी मैगस्थनीज के द्वारा रचित इंडिका में वही अधिकारी है, ग्रामीण अधिकारी। तो देखिए जिसके शासन काल के मुताबिक उन्होंने अपने अपने अलग नाम रखे। व्यक्ति एक था, जैसे कि पटवारी है, पटवारी को कुछ और किसी टाइम में कहा जाता था, ब्रिटिश टाइम में अलग कहा जाता था, हर एक गुप्त काल की बात कहा जाता उसमें अलग कहा जाता था। तो ये चीज़ जो है ना, एक ही व्यक्ति के जो है ना अलग अलग टाइम पीरियड के मुताबिक नाम रखे गए हैं। कुछ लोगों ने अपनी पुस्तक, जैसे कि मैगस्थनीज की इंडिका के अंदर देखे जाए, मैगस्थनीज की इंडिका जो बुक है उसके अंदर अग्रमोई कहा गया। रज्जुक किसमें कहा गया, अशोक के शिलालेख में। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया अध्यक्ष। ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। ओके, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर समझेंगे 82 को। किसको समझेंगे स्टूडेंट, 82 को समझेंगे। देखिए एक बार, 84, क्वेश्चन नंबर 84 को समझेंगे। ये हमारी जो मौर्य पीरियड है उसकी हमारी लास्ट सीरीज चल रही है स्टूडेंट, तो इसलिए आपको बड़ी ही अच्छे से पढ़ना है। ओके, और मैं कोशिश भी करूँगी आपको एक एक वर्ड को अच्छे से समझाने की। देखिए एक बार क्या कहा गया है, देखिए एक बार, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था,
यदि आपको ध्यान हो, चलिए पहले हम इसके पहले उसको समझ लेंगे। ऑप्शन को पहला क्या लिखा हुआ, तक्षशिला। क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, पहले में लिखा हुआ स्टूडेंट तक्षशिला, बी में लिखा उज्जैनी, सी में लिखा हुआ नालंदा, और डी में क्या लिखा हुआ, वल्लभी। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र की यदि बात किया तो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो केंद्र है वो कौन सा है, बताइए। सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या है? मैंने आपको ध्यान हो आपको तो मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में, या मौर्य काल के बारे में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पढ़ाया था चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त था और कौटिल्य भी था। मैंने आपको बताया चाणक्य जो थे वो क्या थे, इनका नाम क्या था, कौटिल्य थे, ये चाणक्य थे, इनका नाम क्या था, कौटिल्य। देखिए एक बार समझने की कोशिश कीजिए, इनको नाम जो था कौटिल्य था, कौटिल्य। और ये जो तक्षशिला जो था, तक्षशिला जो था ये क्या था, यूनिवर्सिटी थी अपने टाइम की। तो ये वहाँ पे क्या थे, चाणक्य थे। चाणक्य मतलब टीचर थे, चाणक्य मतलब टीचर थे वहाँ पर ये तक्षशिला में। तो तक्षशिला जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, तक्षशिला की यदि बात की जाए तो तक्षशिला ही उस टाइम पर क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। जब क्योंकि चाणक्य ने ही क्या करा था, अपने अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी इसमें सप्तांग सिद्धांत दिए थे। मैंने आपको बताया सप्तांग सिद्धांत के बारे में, देखिए एक बार मैंने सप्तांग सिद्धांत के तत्व बताए थे। पहला क्या था, राजा। पहला क्या था स्टूडेंट, राजा। दूसरे में क्या था, अमात्य। उसके बाद में क्या था, जनपद। उसके बाद में क्या था, दुर्ग, जनपद दुर्ग। उसके बाद में क्या था, कोश। उसके बाद में क्या थी, सेना, कोश, सेना। उसके बाद में क्या था, मित्र। देखिए एक बार 1 2 3 4 5 ये 6 और ये 7। तो ये सभी क्या हैं स्टूडेंट, ये 7 जो हैं सप्तांग सिद्धांत, इन्हीं सप्तांग सिद्धांतों को आधार मान करके ही चंद्रगुप्त मौर्य को जो है, घनानंद को जो है बीट करवाया था। किसने करवाया था, चाणक्य ने। तो चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र पुस्तक में जो ये सप्तांग सिद्धांत दिए थे, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र को सम्मिलित किया था। इसके साथ साथ इनका जो अर्थशास्त्र था वो बहुत ज़्यादा विस्तृत था, और इसी चीज़ को आधार बनाते हुए इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ट्रेंड किया था, और उसके बाद में घनानंद के इन्होंने समक्ष उतारा था, ठीक है, उनके अगेंस्ट में, और घनानंद को जो है बहुत बुरी तरीके से बीट किया था। मगध राज्य में साम्राज्य किसका स्थापित हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त के पीछे जो असली एक तरह से कहा जाए कि किसकी ताकत थी, वो थी किसकी, चाणक्य की। तो चाणक्य जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे उसका नाम क्या था, तक्षशिला था। तो उसमें अब कोई डाउट नहीं है कि इतनी सारी मैंने आपको जो पढ़ाए हैं फीचर्स, उससे उसमें कोई डाउट नहीं है कि मौर्य काल की जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी जो थी, सबसे जो सर्वाधिक शिक्षा का जो प्रसिद्ध जो केंद्र था वो क्या था, तक्षशिला। राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, ए, यानी कि तक्षशिला। 84 का बनेगा राइट आंसर स्टूडेंट, ए। 84 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा, ए होगा। एक बार एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए एक बार 84 की एक्सप्लेनेशन को देखिए, 84 की एक्सप्लेनेशन देखिए भाई। भारतीय इतिहास में तक्षशिला नगरी विद्या और शिक्षा का महान केंद्र थी। यानी कि वहाँ पर क्या दी जाती थी, विद्या दी जाती थी। जैसे कि विद्या वैसी वाली विद्या, जिसमें कि जो हवन वगैरह उस तरह की विद्या जाती थी, तभी वो चाणक्य थे, और शिक्षा भी दी जाती थी। महान केंद्र के रूप में जो है प्रसिद्ध थी, सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। यह विश्व का प्रथम क्या था, विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व में की गई थी। यहाँ पूरे विश्व में 1500 से अधिक छात्र जो है क्या करते थे, स्टडी किया करते थे, अध्ययन किया करते थे। यहाँ 60 से अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था, 60 से अधिक, ठीक है। प्राचीन काल में यह चिकित्सा शास्त्र, यहाँ पर कई सारे ऐसे जो डॉक्टर बने थे जिन्हें को चिकित्सा शास्त्र की एजुकेशन दी गई थी। चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र माना जाता है।
यहाँ हिंदू बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। कोसल के राजा जिनका नाम था प्रसेनजित, क्या नाम था? प्रसेनजित था। मगध का जो राजवैद्य था जिसका नाम क्या था? जीवक। क्या नाम था स्टूडेंट? मगध का जो राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। और सुप्रसिद्ध राजनीतिविद जिसका नाम क्या था? चाणक्य। और बौद्ध धर्म के विद्वान जिनका नाम था वसुबंधु आदि ने यहीं से जो है शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह धनुर्विद्या तथा वैदक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में जो था क्या था? फेमस था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक जो शिक्षा थी वो यहीं से जो है ली थी। और बताया इनकी सैनिक शिक्षा किसके द्वारा दी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दी गई थी। देखिए लिखा हुआ ना, इनके आचार्य वो थे कौन थे? चाणक्य। आचार्य कौन थे? चाणक्य थे। 405 ईसा पूर्व में फाहियान जो है यहाँ आया था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित है। कौन सी जगह? तक्षशिला। तक्षशिला जो है पाकिस्तान प्रांत के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में स्थित है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी एक एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो एक बार हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। भारतीय इतिहास में तक्षशिला नगरी जो थी विद्या और शिक्षा का महान केंद्र थी और महान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, पूरे वर्ल्ड का प्रथम विश्वविद्यालय था। हमारे भारत के लिए कितनी ही गौरवान्वित होने वाली बात है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो इसकी स्थापना की बात की, इसकी स्थापना जो थी 700 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ पूरे विश्व के 10,500 से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट थे वो यहाँ पे पढ़ाई किया करते थे और 60 से अधिक विषयों को यहाँ पढ़ाया जाता था। तो इसमें क्या है, हर जगह से लोग आया करते थे पढ़ने के लिए। 60 से अधिक पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। प्राचीन काल में यह चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। यहाँ हिंदू बौद्ध दोनों के लिए जो है महत्वपूर्ण ये जो है स्थान था। कोसल के राजा प्रसेनजित, मगध के राजवैद्य जीवक और सुप्रसिद्ध राजनीतिविद जिनका नाम क्या था? चाणक्य। और बौद्ध प्रसिद्ध विद्वान जिसका नाम था वसुबंधु आदि ने भी यहीं से जो है क्या करी थी? शिक्षा ग्रहण की थी। बौद्ध साहित्य की बात से पता चलता है कि यह जो है धनुर्विद्या और वैदक की शिक्षा के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी सैनिक जो शिक्षा ली थी यहीं से ग्रहण की थी और मैंने आपको ये बार कई बार बताई है। और इनके जो आचार्य थे वो कौन थे? चाणक्य थे। 405 ईस्वी में फाहियान भी यहाँ पे आया था। कहाँ पे आया था? तक्षशिला में। वर्तमान की बात की जाए तो तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और रावलपिंडी जिले में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 जो है इसकी एक्सप्लेनेशन होती है कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। किसमें स्टूडेंट? 85 में चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एक बार और से एक्सप्लेनेशन दे दी है, तो एक्सप्लेनेशन को हमें कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। एक्सप्लेनेशन को हम साथ साथ क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन को साथ साथ समझते चलेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है ये इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा और ये एक एक वर्ड जो है हमें कहीं ना कहीं नंबर एग्जाम में दिलाएंगे। ठीक है। तो देखिए एक बार क्या लिखा हुआ? बल्लभी दिखाई दे रहा है आपको अपनी स्क्रीन पर। बल्लभी विश्वविद्यालय, देखिए बल्लभी विश्वविद्यालय सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में स्थित है। सौराष्ट्र यानी गुजरात में स्थित है बल्लभी विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, देखिए नालंदा जो विश्वविद्यालय कहाँ पर? बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट? बिहार में। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इसको नष्ट किसने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है, इसको जो है बख्तियार खिलजी, किसने स्टूडेंट? बख्तियार खिलजी ने जो है इसको जो है नष्ट करवाया था। कब? 1193 में। 1193 में जो है नष्ट करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय देखिए एक बार हल्का सा पेन ठीक कर लेती हूँ मुझे एक बार। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जो है गुप्त शासक जो है कुमारगुप्त को जाता है। किसको जाता है? कुमारगुप्त को जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय। ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त कोई नहीं, कुमारगुप्त प्रथम भी देख लीजिएगा।
नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों की खोज जो है किसने की थी, ये भी क्वेश्चन आता है। नालंदा विश्वविद्यालय हमने भी कहाँ पढ़ा था, बिहार में। तो उसके अवशेषों की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एक एक फैक्ट, और इसमें से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस वीडियो उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। ठीक है, लिखा हुआ है वल्लभी, दोबारा देखेंगे, वल्लभी विश्वविद्यालय जो है वो सौराष्ट्र के गुजरात में स्थित है। ये पेन दिक्कत करता है कभी कभी, देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वल्लभी विश्वविद्यालय सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। और बख्तियार खिलजी 1193 में इन्होंने इसके ऊपर क्या करवाया था, अटैक करवाया, उसको नष्ट करवा दिया। ठीक है, नालंदा आगे देखेंगे, आगे पॉइंट में लिखा हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है उसका श्रेय जो है गुप्त शासक जिनका नाम है कुमारगुप्त प्रथम, क्या नाम है स्टूडेंट, कुमारगुप्त प्रथम को दिया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों की जो खोज की थी वो किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों की जो खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। क्वेश्चन चलते हैं आगे, समझते हैं 85 को। सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी को नियुक्त किया था। सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी को नियुक्त किया था। तो पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सम्राट अशोक की बात लिखी हुई है। पहले क्या लिखा हुआ, अमात्य। बी में क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, रज्जुक। बी में क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, रज्जुक। और सी में लिखा धर्म महामात्रों की। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, पुरोहितों की। किसकी, तो पुरोहित तो हो नहीं सकते, क्योंकि पुरोहित मैंने आपको पढ़ाया था, पुरोहित कहते हैं जो लोग वेदों को पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ऋग्वेद सामवेद पढ़ाया था मैंने, तो मैंने आपको बताया ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहता है, होता बोलते हैं उसको पढ़ने वाले को। तो ये चीज़ है, तो ये तो कट गया ऑप्शन। अब हमारे पास बचते हैं स्टूडेंट 3 ऑप्शन। क्या 3 ऑप्शन है, पहले लिखा अमात्य, बी में लिखा रज्जुक, और सी में लिखा धर्म महामात्र। धर्म महामात्र को जो हमने बताया धर्म किससे संबंधित बताया था, तो ये भी कट गया। हमारे पास बचते हैं 2, यानी कि अमात्यों की और रज्जुकों की। मैंने बताया था राज्य का द्वितीय स्थान तो जो था वो क्या था, अमात्य का था। मैंने आपको बताया था अमात्य क्या था, सप्तांग सिद्धांत मैंने आपको बताया था मंत्रिमंडल की तरह हुआ करता था, या फिर मंत्री परिषद बोल सकते हैं इसको। मंत्री परिषद हुआ करती है जिसके अंदर कई सारे मंत्री होते थे, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते थे, ये अमात्य हो गया। अब हमारे पास बचता है कौन सा ऑप्शन, बताइए। मैंने आपको बताया था अमात्य बोला करते थे, जो सप्तांग सिद्धांत दिया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। क्या बोलते हैं, किसने दिया था, कौटिल्य ने दिया था अपना अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत। उसमें बताया था मैंने आपको अमात्य क्या था, एक मंत्रियों की परिषद थी जिसमें मंत्रियों को उनके मुताबिक जो है उनके प्रतिभा के मुताबिक डिपार्टमेंट दिया जाता है। जैसे कि वर्तमान समय में सभी मंत्रियों को उनके मुताबिक क्या दिया जाता है, डिपार्टमेंट दिया जाता है, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसे बोला करते थे अमात्य। ये मंत्री परिषद एक तरह की हुआ करती थी मौर्य टाइम की। तो राइट आंसर पे आते हैं, तो राइट आंसर हमारा कौन सा बच्चा, बी। कौन सा बच्चा, बी। तो इस तरीके से भी यदि हमें डीप नॉलेज होगी तो अपने क्वेश्चन को भी यदि हमने नहीं भी पढ़ा होगा और हमने कई बार मेरी वीडियोस भी देखी होंगी स्टूडेंट, ठीक है, मेरी भी या किसी और की भी देखिए, मैं यही नहीं कहती कि आप मेरी देखिए, जैसे आपको जहाँ पर भी बेटर लगे आप वहाँ पढ़िए। ठीक है, तो यदि आपने अगर वीडियोस भी कई बार देखे होंगे ना मल्टीपल टाइम, तब भी आप इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे, ऑप्शन को बता पाएंगे कि 3 ऑप्शन कौन सा नेगेटिव और कौन सा एक पॉजिटिव है जो आंसर होता है। 85 की बात की जाए तो 85 का स्टूडेंट राइट आंसर क्या है, बी। क्या है, बी है राइट आंसर। रज्जुकों को क्या था, मैंने आपको बताया था रज्जुक जो थे ग्रामीण अधिकारी हुआ करते थे। मैंने आपको कई बार बताई थी वो क्या करते थे, पनिशमेंट भी दिया करते थे और प्राइज़ भी दिया करते थे। और उन्होंने क्या कहा, जीव हत्या को रोकने के लिए उन्होंने शिकारियों को रोका था। तो शिकारी को जब रोकेंगे तो क्या यहाँ पर न्याय करने की बात कही। ठीक है, तो 85 का राइट आंसर क्या है, बी। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते हैं, दोबारा से क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अशोक के अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का भी उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभलेख, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, कौन से स्तंभलेख में किस तरह की बात की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथे स्तंभलेख में अशोक ने रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथ में बच्चे को सौंप कर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की थी। किसने ये बात, कौन बोल रहा है, ये बोला अशोक। कौन से स्तंभ में, चौथे स्तंभ। मैंने आपको बताया था अशोक के
जो राज्य को जो अधिकारी थे वो ग्रामीण अधिकारी थे, मैंने आपको बताया था। और ग्रामीण अधिकारी के पास बहुत सारे अधिकार मैंने आपको बताए थे। भू राजस्व एकत्रित करने के साथ साथ उनको ग्रामीण गांव के जो लोग थे पानी की व्यवस्था से लेकर के तालाबों के निर्माण से लेकर के और पनिशमेंट से लेकर पुरस्कृत करने तक और भूमि के रखरखाव भू राजस्व को एकत्रित करने से लेकर के सभी प्रकार के जो अधिकार थे किसके पास थे, ग्रामीण अधिकारियों के। और ग्रामीण अधिकारी मैंने आपको बताया था अशोक के शिलालेख में बताया गया रज्जुकों के बारे में। और रज्जु क्या थे, ग्रामीण अधिकारी थे। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था मैग्नीज की इंडिका थी। इंडिका में आपको बताया था अग्रोनोमोई, आपको ध्यान हो अगर आप तो अग्रोनोमोई को भी क्या कहा गया था, अग्रोनोमोई भी क्या थे, ग्रामीण। अग्रोनोमोई भी क्या थे स्टूडेंट, ग्रामीण अधिकारी ही थे। क्या थे स्टूडेंट, ग्रामीण अधिकारी ही थे। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने बताया था अध्यक्ष, ये जो है कौटिल्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र उसमें ग्रामीण अधिकारी को अध्यक्ष कहा गया। और रज्जुक जो है अशोक के शिलालेखों में ये वर्ड मिला। ठीक है, तो देखिए चौथे स्तंभ लेख में ये बात कही गई है। दोबारा से देखिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए एक बार दोबारा से। अशोक के अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक ने रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार माता पिता अपने योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंप कर आश्वस्त हो जाते हैं, मतलब बिना टेंशन, मतलब क्या हो जाते हैं, वो बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाते हैं, उसी तरीके से मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की थी। रज्जुकों की स्त्री जो है आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जैसे कि वर्तमान समय में डीएम वगैरह होते हैं, डीएम एसडीएम होते हैं, उसी तरीके से क्या थे, रज्जुक थे जिनके पास काफ़ी पावर थी। ठीक है, जब उनके पास पावर थी वो रूल रेगुलेशन चलाया करते थे, तो जिसका कारण ग्रामीण व्यवस्था कैसी थी, अच्छी थी। और लिखा हुआ है जिसे राज, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैं एक बार आप चाहें स्क्रीनशॉट लीजिए, नीचे लाइन भी हम डिस्कस करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखिए भाई, देखिए हमने पढ़ लिया हमने, जिसे आधुनिक जिलाधिकारी जैसे ही माना जाता है, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों ही क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त था। मैंने आपको बताया था ज़मीन के नाप तोल के साथ साथ इन लोगों को जो टैक्स लेने का भी अधिकार था। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कई बार। आगे लिखा हुआ 86 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम बताना है। पहला क्या लिखा है स्टूडेंट, राजुक, बी में लिखा प्रादेशिक और सी में लिखा युक्त, बी में लिखा युक्त और आगे लिखा हुआ राजुक और प्रादेशिक, सी में लिखा प्रादेशिक युक्त और राजुक, उसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ है, प्रादेशिक, क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, प्रादेशिक, राजुक और युक्त। और इसमें जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का इसमें क्रम पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अवरोही, यानी कि उल्टा क्रम पूछा गया है, अवरोही। ठीक है, तो उल्टे क्रम की यदि बात की जाए तो आपको ध्यान ही होगा, हमने पढ़े थे प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त। तो प्रादेशिक, राजुक और युक्त किस में है, डी में। किस में है स्टूडेंट, डी में है, प्रादेशिक, राजुक और युक्त। तो 86 क्वेश्चन की बात की जाए, 86 क्वेश्चन की, तो राइट आंसर स्टूडेंट क्या है, डी है। एक बार देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं इसमें डीप तरीके से। ओके, 86 एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए 86 एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, देखिए कितना सारा दिया हुआ है। ये एक वर्ड स्टूडेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एज ए पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है, देखिए एक बार, देखिए यहाँ पर अशोक के तृतीय शिलालेख, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, चतुर्थ शिलालेख के बारे में पढ़ा था, जिसमें अशोक ने रज्जु की बात कही थी और रज्जु को बताया था कि जिस तरीके से माता पिता योग्य धात्री के हाथों में अपने बच्चे को सौंप कर आश्वस्त हो जाते हैं, बिना टेंशन के हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार मैंने अपने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों को नियुक्त किया था। ठीक है, नियुक्त वर्तमान समय के डीएम की तरह हुआ करते जिलाधिकारी की तरह हुआ करते, बताया गया था। ये बात किसने बोली थी, अशोक ने बोली थी। और ये भी बताया था कि जो रज्जुक जो थे उनको टैक्स यानी कि राजस्व के साथ साथ उनको न्याय करने का भी अधिकार प्राप्त था। ये अधिकार किसने दिया था, अशोक ने दिया था। किसको दिया था, रज्जुकों को दिया था। रज्जुक कौन थे, ग्रामीण अधिकारी थे, जिसे वर्तमान समय का जिलाधिकारी कह सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर एग्जाम से कह सकते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधारियों के नाम हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला क्या, प्रादेशिक, द्वितीय में क्या, राजुक और तृतीय में क्या है, युक्त। अब प्रादेशिक, राजुक, युक्त हैं क्या, इनको समझ लीजिए।
प्रादेशिक में है यह मंडल प्रधान अधिकारी होता है, यह जो है मंडल प्रधान अधिकारी होता है। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह होता है। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता है, इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता है। ये कौन होते हैं? प्रादेशिक होते हैं। इसके बाद में आगे क्या लिखा हो? राजुक। राजुक क्या? यह पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य किया करते थे राजुक, लेकिन बाद में उन्हें जो है न्यायिक अधिकार, कैसा अधिकार, जुडिशरी जो राइट हैं उनको वो भी मिल गए। इस प्रकार राजुक जो हैं, राजुक की स्थिति जो है आधुनिक शासन में जिलाधिकारी के समान थी, जिसे राजस्व यानी कि टैक्स के साथ साथ न्याय, जो क्या कहते हैं, झगड़े वगैरह हो जाया करते थे उस टाइम पर, उनको समझ करके न्याय देने का कार्य भी देखना पड़ता था। किसका? ठीक है, दोबारा से एक बार समझ लेंगे हम लोग, उसके बाद में युक्त पे आते हैं। युक्त जो है ये क्या हुआ करते थे? ये जिले के अधिकारी हुआ करते थे। युक्त जो थे वो क्या थे? जिले के अधिकारी हुआ करते थे। ये राजस्व यानी कि टैक्स वसूला करते थे। इसके साथ उसका लेखा जोखा रखा करते थे अपने पास। अर्थशास्त्र में युक्त नामक पदाधिकारियों का उल्लेख है। यहाँ युक्त का जो वर्णन है लेखाकार के रूप में किया गया है। स्पष्ट है कि यह अधीनस्थ कर्मचारी थे, जिनका एक कार्य जो था वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णयों को लिपिबद्ध करना था, उसे मंत्री परिषद के सामने प्रस्तुत करना था। यानी ये जो है, जो वरिष्ठ इनके जो सीनियर हुआ करते थे, उनके द्वारा जितने भी आदेश हुआ करते थे उनको क्या करते थे? लिपिबद्ध किया करते थे, उनको राइट क्या करते थे? लिखा करते थे, और मंत्री परिषद में उसको प्रस्तुत किया करते थे। ठीक है। प्रादेशिक और राजुक अपने कार्यों में युक्त नामक अधीनस्थ अधिकारियों से सहायता प्राप्त करते थे। अंत इनका सही अवरोही क्रम जो है प्रादेशिक, राजुक और युक्त है। प्रादेशिक, राजुक और युक्त है इनका अवरोही क्रम। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। अशोक के तृतीय शिलालेख, क्या स्टूडेंट? अशोक के तृतीय शिलालेख। और अब अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? चतुर्थ स्तंभ लेख। दिखाई दे रहा है आपको? चतुर्थ स्तंभ लेख है। तो कब कहाँ पे शिलालेख में क्या बात कही गई है और स्तंभ लेख में क्या बात कही गई है, ये अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और समझते हैं तृतीय शिलालेख के बारे में। तृतीय शिलालेख में 3 पदाधारियों के नाम मिलते हैं, और वो कौन कौन से? पहला क्या है? प्रादेशिक, द्वितीय में राजुक, और तृतीय में क्या है? युक्त। क्या स्टूडेंट? युक्त है, समझेंगे। प्रादेशिक में क्या है? यह मंडल का प्रधान अधिकारी होता है। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह होता है। इसे न्याय करने का भी कार्य जो है करना पड़ता है। किसको स्टूडेंट? प्रादेशिक को। आगे क्या है? राजुक को। यह केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें जो है न्यायिक अधिकार भी प्राप्त कर दिए गए। किसको? राजुक को। और राजुक मैंने आपको पढ़ाया था अशोक के बारे में, और मैंने आपको पढ़ाया था अग्रनोमोई कहा जाता है मैगजीनीज के अंदर। और मैंने पढ़ाया था कि आपको जो कौटिल्य के द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र में जो ग्रामीण अधिकारी जो था, जिसको रज्जुक बोला गया था, कहीं पर राजुक होता है, कहीं पर रज्जुक लिखा होता है, सेम चीज़ है। तो राजुक जो था, कौटिल्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र में, उसको अध्यक्ष बोला गया था, ग्रामीण अधिकारी को। मैंने आपको बताया कई बार। इस प्रकार राजुक की स्थिति जो थी आधुनिक शासन में जिलाधिकारी जो था, डीएम से बोला जाता है, के जो इक्वल थी। और ये क्या कार्य क्या करते थे? तो राजस्व के साथ साथ न्याय दोनों ही कार्य क्या करते थे। ठीक है, अभी हमने राजुक के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया भी है, आप देख सकते हैं पीछे जा करके। युक्त की बात की जाए तो ये जिले के अधिकारी हुआ करते थे। कौन? युक्त। और ये जो है राजस्व वसूलने का कार्य क्या करते थे? उसका लेखा जोखा रखा करते थे। अर्थशास्त्र में भी युक्त नामक पदाधिकारियों का उल्लेख है। यहाँ युक्त का वर्णन जो है लेखाकारों के रूप में किया गया है, मतलब लेखाकार मतलब लिखने वाला। इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि अधीनस्थ कर्मचारी थे ये लोग, क्या थे? जूनियर कर्मचारी थे, जिनका कार्य क्या था? वरिष्ठ अधिकारी जो इनके से जो क्या थे? वरिष्ठ थे। इनके जो सीनियर जो अधिकारी थे, उनके निर्णयों को क्या करना था? राइट करना था, लिपिबद्ध करना था, और उसे मंत्री परिषद के समक्ष क्या करना था? प्रस्तुत करना था। ये कार्य किसका था? युक्त का कार्य था। ठीक है, आगे समझते हैं प्रादेशिक और राजुक। है स्टूडेंट? प्रादेशिक और राजुक अपने कार्यों में युक्त नामक एक अधीनस्थ अधिकारियों से सहायता भी प्राप्त करते थे, और इनका सही जो अवरोही क्रम है वो क्या है? प्रादेशिक और राजुक और युक्त, इनका क्या है? सही अवरोही क्रम। 86 की एक्सप्लेनेशन हो जाती है कंप्लीट। आगे चलते हैं और हम समझते हैं किसके बारे में?
87 के बारे में। ठीक है, 87 के बारे में देखिए क्या कहा गया है। 87 क्वेश्चन को समझते हैं। और देखिए हमारे 2-3 क्वेश्चन के बाद ये सीरीज़ मौर्य काल की जो है आज हमारी फिनिश हो जाएगी और हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, मौर्य काल में भवनों का निर्माण। मौर्य काल में देखिए एक बार, देखिए मौर्य काल में भवनों का निर्माण, पेन इसके सूख गया। देखिए मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था। इसका पुरातात्विक प्रमाण जो है मिला है। इसका जो है पुरातात्विक जो है प्रमाण मिला, तो कहाँ मिला है? पहला क्या है? कौशाम्बी, बी में लिखा कुंभकार, सी में लिखा अतरंजी खेड़ा और डी में लिखा तक्षशिला। 87 क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर बताइए इसका क्या है? इसका राइट आंसर स्टूडेंट क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर 87 दोबारा पढ़ लेंगे। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से होता था। इसका जो पुरातात्विक प्रमाण मिलता है तो कहाँ से मिलता है? पहले लिखा कौशाम्बी, बी में लिखा बी में क्या लिखा कुंभहार, सी में लिखा अतरंजी खेड़ा और डी में लिखा तक्षशिला। तो बात कर लें मौर्य काल के भवनों के निर्माण के जो प्रमाण मिले हैं तो वो कहाँ मिले हैं? कुरम्बहार कहाँ पर? 87 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या है? बी है। देखेंगे लेकिन एक बार एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है? आधुनिक पटना नगर के बुलंदी भाग और कुम्भहार नामक स्थानों पर 1912 से 14 DB स्नूपर द्वारा उत्खनन कराए गए थे। उससे इस राज प्रसाद के कुछ स्तंभ प्राप्त हुए हैं जो आग लगने के कारण नष्ट हो गए थे। ठीक है, फाहियान जो मैंने आपको बताया था, फाहियान आए थे तक्षशिला में। तो फाहियान ने लिखा कि पाटलिपुत्र का राज प्रसाद देवताओं द्वारा निर्मित था। ये हमने पहले भी पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में आकर देखेंगे तो। एरियन पाटलिपुत्र के राज प्रसाद का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि इसमें भारत का महानतम शासक जो है निवास करता था। यह कारीगरी का एक आश्चर्यजनक नमूना है जिसकी तुलना सूसा तथा एक बतना के राज प्रसाद से भी नहीं कर सकते। किसको बताया इन्होंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, आगे क्या लिखा? और रामपुरवा के स्तंभ पर एक वृषभ की आकृति, वृषभ मतलब सांड की। देख लेंगे दोबारा, को इम्पोर्टेंट है ये सभी फैक्ट। देखिए एक बार, आधुनिक पटना के बुलंदी भाग कुम्भहार नामक स्थानों में 1912 से 14 DB स्नूपर द्वारा उत्खनन कराए गए थे। उससे इसे राज प्रसाद के कुछ स्तंभ प्राप्त हुए जो आग लगने के कारण जो है क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट में क्या लिखा हुआ? फाहियान ने लिखा है कि पाटलिपुत्र राज प्रसाद देवताओं द्वारा निर्मित है। एरियन पाटलिपुत्र के राज प्रसाद का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि इसमें भारत का महानतम शासक निवास करता। यह कारीगरी का आश्चर्यजनक नमूना है जिसकी तुलना जो है शूशा और एक बतना के राज प्रसाद से भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा? रामपुरवा के स्तंभ पर एक वृषभ यानी कि क्या मिला है? सांड की आकृति मिली है। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। आज हमारा जो हमारा लास्ट बचता है इस मौर्य पीरियड का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में 89। ठीक है, 88 क्वेश्चन पे आते हैं, समझते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो मैंने आपको इमेजेस में पढ़वाया था सांची का स्तूप, आपको ध्यान होगा तो। पहले में क्या लिखा? अशोक। क्या लिखा स्टूडेंट? पहले में अशोक, पहले में क्या लिखा? अशोक। बी में लिखा चंद्रगुप्त मौर्य, बी में क्या लिखा स्टूडेंट? चंद्रगुप्त मौर्य। सी में लिखा बिंदुसार और डी में लिखा कनिष्क। तो कनिष्क हो नहीं सकता है। अब हमारे पास बचते हैं 3 ऑप्शन। ठीक है, और आपको इमेजेस के द्वारा मैंने आपको पढ़ाया था, इस समय ये जो है MP में है सांची का स्तूप, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, 88 के राइट आंसर पे आते हैं, समझते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। सांची का स्तूप MP में स्थित है, मैंने आपको बताया था। और ये जो क्या होता है? अर्धगोलाकार होता है। इसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है। देखिए इसकी शेप जो है कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, ये कैसा होता है? अर्धगोलाकार होता है। ठीक है, सांची का स्तूप वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? MP में। मैंने आपको बताया था किसके द्वारा निर्मित है, क्वेश्चन पूछा गया। तो राइट आंसर पे आते हैं, राइट आंसर ए, अशोक के द्वारा निर्मित है सांची का स्तूप। ठीक है, आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर को, इसकी एक्सप्लेनेशन को। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप का सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का जो आरंभिक काल जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। अशोक ने करवाया सांची का स्तूप जो है क्या है, स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। और जो सांची का जो स्तूप है स्टूडेंट मध्य प्रदेश रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया। इस स्तूप का आरंभिक काल जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। ठीक है, आगे चलते हैं। आज मौर्य काल हमारा फिनिश हो जाएगा। 89 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे 89 का क्वेश्चन को। देखिए 89 की क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। 89 क्वेश्चन में इसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, इसके साथ इसके ऑप्शन को भी। पहला क्या लिखा हुआ आज का लास्ट क्वेश्चन है मौर्य काल का। देखिए 89 मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया। मौर्य वंश के ठीक बाद किसने शासन किया, तो इसके ऑप्शन पे आते हैं, समझते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले लिखा हुआ गुप्त वंश, क्या लिखा स्टूडेंट, गुप्त वंश। उसके बाद में लिखा हुआ कुषाण वंश, उसके बाद में लिखा सातवाहन वंश, उसके बाद में लिखा शुंग वंश। ठीक है, तो राइट आंसर की बात की जाए, मैंने आपको बताया था इसके बारे में डिटेल में जब मैंने आपको पहली बार वीडियो बनाई थी। कौन सी बनाई थी, मैंने बनाई थी पहली वीडियो, तो मैंने आपको बताया था कि एक शासक थे। मैंने बताया था अंतिम जो मौर्य शासक था उसका नाम था बृहदत्त। अंतिम मौर्य जो शासक था उसका नाम था बृहदत्त। अब हमने इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि उसको जो है मार दिया गया था। हमने पढ़ा था ना कि इसको जो है मार दिया गया था धोखाधड़ी से। और ये बात जो है बाण के द्वारा, एक पुस्तक थी, बाण ने एक पुस्तक लिखी थी हर्षचरित्र। हर्षचरित्र मैंने आपको पढ़ाया था, अभी ये वाली चीज़ पढ़ाई थी। हर्षचरित्र बाण के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी। और इस पुस्तक में हर्षचरित्र ने बुक लिखी, इसका नाम क्या था, बाण। तो ये जो पुस्तक थी स्टूडेंट, इस पुस्तक में जो है क्या बताया गया था कि बृहदत्त की जो है धोखे से हत्या की थी। और उनका धोखा देने वाला कौन था, उनका सेनापति था। कौन था इनका सेनापति, जिसका नाम क्या था स्टूडेंट, बताइए, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो इनका सेनापति था, उन्होंने क्या करा, बृहदत्त की जो है डेथ कर दी, उनको मार दिया धोखे से। और जो इन्होंने जो है मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था उसको जो है क्या कर दिया, मौत की घाट उतार दिया और अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिसका नाम रखा गया शुंग वंश। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा, शुंग वंश नामक वंश की जो है स्थापना की। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त को जो है धोखे से इन्होंने मार दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 9। इसका राइट आंसर 89 का क्या होगा, डी। राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, डी होगा। 89 का राइट आंसर क्या होगा, डी। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं और समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। क्या लिखा हुआ, अंतिम मौर्य शासक जिसका नाम क्या था, बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या जो थी इनके ही सेनापति जिसका नाम क्या था, देखिए लिखा हुआ, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। और पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यमित्र शुंग जो था एक कट्टर था। कट्टर कौन था, ब्राह्मणवादी था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इन अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित जो है कौन थे, पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। महाभाष्य स्टूडेंट किसने लिखा था, पतंजलि ने। महाभाष्य स्टूडेंट किसने लिखा था, पतंजलि ने लिखा था। एक बार दोबारा से समझ लेंगे, देखिए एक बार और। अंतिम मौर्य शासक जिसका नाम क्या था, बृहदत्त था। बृहदत्त की जो हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। कब की थी, 185 ईसा पूर्व में की थी। पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे कहा गया शुंग वंश के नाम से जाना गया। पुष्यमित्र शुंग जो था एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। पुष्यमित्र शुंग क्या था, पुष्यमित्र शुंग जो था क्या था, कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इन अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित जो थे कौन थे, पतंजलि थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, महाभाष्य। क्या कहा जाता था स्टूडेंट, महाभाष्य की रचना किसने की थी, तो पतंजलि ने की थी, पतंजलि ने ही की थी।
तो स्टूडेंट मॉडरेट जो पीरियड है, आज हमारी सीरीज़ है कौन सी 9, और 9 सीरीज़ जो है स्टूडेंट हमारी होती है कंप्लीट। और हम चलेंगे आगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप यू गाइज डूइंग वेल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग and subscribe me and feedback me.